हेलो एवरीवन, आज हम हिंदी के पार्ट 1 मातृभूमि के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पर मेरी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। तो यहाँ पर प्रश्न है कि हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया। तो ऑप्शन है चरण, वंशी, हिमालय, सिंधु। तो सही आंसर है इसका सिंधु। तो इसके सामने आप तारा बनाएंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से किसकी बात कही गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन है भारत की प्रशंसा की गई है, भारत के महापुरुषों की जय की गई है, भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है, या फिर भारतीयों की वीरता का बखान किया गया है। तो इसका सही आंसर है कि भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है। तो यहाँ पर स्टार बना देंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है आप अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो आपको अब इन आंसर्स को चुनने का रीज़न बताना है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो उत्तर यहाँ पर पहला हमने सिंधु का चुनाव क्यों किया, कि इसका सही आंसर सिंधु क्यों है। तो हिंद महासागर का प्राचीन नाम सिंधु महासागर था। क्या था? सिंधु महासागर, जो प्राचीन भारतीयों द्वारा रखा गया था। भारत के नाम पर इस सागर का नाम हिंद महासागर रखा गया। कविता में सोहनलाल द्विवेदी ने हिंद महासागर से अपनत्व के कारण इसे सिंधु नाम से पुकारा है, इसलिए सिंधु शब्द का विकल्प चयन करना उचित होगा। अब यहाँ पर दूसरा आंसर क्यों चुना, तो इसका ये रीजन हो सकता है। आप इस तरीके से लिख सकते हैं। मातृभूमि कविता में कवि सोहनलाल जी ने भारत के पर्वतों, नदियों, वृक्षों, मलय पवन, घनी अमीराइयों आदि की चर्चा अधिक की है, इसीलिए भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है और विकल्प का चयन उचित है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है मिलकर करें मिलान। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थों या संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो यहाँ पर शब्द अर्थ हैं। तो यहाँ पर पहला है, यहाँ पर आपको क्या करना है, मिलान करना है। पहला है हिमालय। तो हिमालय क्या है, तो यहाँ पर हिमालय को हम मिलाएंगे भारत की उत्तरी सीमा पर फैली पर्वतमाला क्या है, हिमालय। तो इसके साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट है त्रिवेणी। तो त्रिवेणी क्या है, तीन नदियों की मिली हुई धारा संगम को क्या कहा गया है, त्रिवेणी। तो इसके साथ मिलाएंगे। नेक्स्ट है मलय पवन। तो मलय पवन क्या है, तो मलय पवन है दक्षिणी भारत के मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित वायु को क्या बोला गया है, मलय पवन। तो यहाँ पर इसके साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट है सिंधु। तो सिंधु क्या है, तो सिंधु जो है समुद्र, एक नदी का नाम है, तो इसे इसके साथ मैच करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है गंगा यमुना। तो गंगा यमुना भारत की प्रसिद्ध नदियाँ हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है रघुपति। तो रघुपति किसको कहा गया है, तो रघुपति बोला गया है श्री रामचंद्र का एक नाम, दशरथ के पुत्र को क्या बोला गया है, रघुपति। तो इसके साथ मैच करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण यानी कि वसुदेव के पुत्र वासुदेव। तो इसके साथ मैच कर देंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है सीता। तो सीता कौन थी, सीता हैं जनक की पुत्री जानकी। उसके बाद है गीता, एक प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता। इसमें भी प्रश्न और उत्तर और संवाद हैं जो महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए थे। तो यहाँ इसके साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध एक प्रसिद्ध महापुरुष, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक। तो इसके साथ मिला देंगे। तो आप इस तरीके से इनका मिलान करेंगे। अब यहाँ पर है पंक्तियों पर चर्चा। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पर पंक्तियाँ हैं, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। तो इसका आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं। कवि ने भारत को युद्ध भूमि कहा क्योंकि भारत की भूमि सदा संघर्ष की भूमि रही है। यह हमें हर तरह के अभाव, अज्ञान
और दुख से लड़ना सिखाती है। भारत पर कितने ही शासकों ने शासन किया, लेकिन भारतीयों ने अपनी सभ्यता एवं संस्कृति पर आंच नहीं आने दी। कवि ने भारत को बुद्ध भूमि कहा। क्यों? क्योंकि महात्मा बुद्ध ने भारतीयों को प्रेम, दया एवं अहिंसा का संदेश दिया ताकि भारत में एकता बनी रहे। आत्मसम्मान व आंतरिक लगाव के कारण कवि इसे मातृभूमि की संज्ञा देता है। अंत में कवि ने इस पावन धरती को जन्मभूमि कहा, क्योंकि वह इसी धरती पर जन्मा है और उसे भारत की गौरवमयी धरती पर जन्म लेने पर अत्यधिक गर्व है। अब यहाँ पर है सोच विचार के लिए। तो फर्स्ट है यहाँ पर कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो प्रश्न है, कोयल कहाँ रहती है? तो कविता के अनुसार कोयल कहाँ रहती है? कोयल अमराइयों में रहती है, यानी कि आम के बागीचों में रहती है। तन मन कौन संवारती है? तो तन मन कौन संवारती है? बहती मलय पवन हमारा तन मन संवारती है, यानी कि मलय पवन जो है, जो सुगंधित पवन है, तो वो हमारा तन मन संवारती है। नेक्स्ट है, झरने कहाँ से झरते हैं? तो झरने पहाड़ियों से झरते हैं। श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था? तो श्री कृष्ण ने पवित्र गीता सुनाई थी। गौतम ने किसका यश बढ़ाया? तो गौतम ने भारत का यश बढ़ाया। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, नदियाँ लहर रही हैं, पग पग छहर रही हैं। लहर का अर्थ होता है पानी का हिलोरा, मौज, उमंग, वेग या फिर जोश। छहर का अर्थ होता है बिखरना, छितराना, छिटकना या फिर फैलना। तो कविता पढ़कर पता लगाइए और लिखिए कि कहाँ कहाँ छटा छहर रही है। तो छटा कहाँ कहाँ छहर रही है? तो इस कविता के अनुसार पग पग यानी कि कदम कदम पर छटा छहर रही है। किसका पानी लहर रहा है? तो कविता में किसकी बात कही गई है? नदियों के बारे में, गंगा, यमुना, त्रिवेणी के बारे में बताया गया है। तो नदियों यानी कि गंगा, यमुना और त्रिवेणी का पानी लहर रहा है। अब यहाँ पर है कविता की रचना। गंगा, यमुन, त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं। यमुन शब्द यहाँ यमुना नदी के लिए आया है। कभी कभी कवि कविता की लय और सौंदर्य को बढ़ाने के लिए इस प्रकार से शब्दों को थोड़ा बदल देते हैं। यदि आप कविता को थोड़ा और ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको और भी बहुत सी विशेषताएं पता चलेंगी। आपको जो विशेष बातें दिखाई दें उन्हें आपस में साझा कीजिए और लिखिए, जैसे सबसे ऊपर इस कविता का एक शीर्षक है। तो इसी तरीके से आप भी ढूंढकर पता लगाएंगे। अब यहाँ पर है स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। मिलते जुलते भाव वाली पंक्तियों को रेखा खींचकर जोड़िए। तो यहाँ पर है स्तंभ 1 और यहाँ स्तंभ 2 है। तो यहाँ पर है, वह जन्मभूमि मेरी वह मातृभूमि मेरी। तो वह जन्मभूमि मेरी वह मातृभूमि मेरी, यानी कि मैंने उस भूमि पर जन्म लिया है, वह भूमि मेरी माँ समान है। तो इसके साथ मिला देंगे। चिड़िया चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। तो यहाँ पर हम मैच करेंगे। वहाँ की जलवायु इतनी सुखदाई है कि पक्षी पेड़ पौधों के बीच प्रसन्नता से गीत गा रहे हैं। तो इसके साथ मिला देंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, अमराइयाँ घनी है कोयल पुकारती है। यहाँ आम के घने उद्यान हैं, बगीचे हैं, जिनमें कोयल आदि पक्षी चहचहा रहे हैं। तो इसके साथ मिला देंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, अनुमान या कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती है। कोयल क्यों पुकार रही होगी? तो कोयल क्यों पुकारती है? जब बसंत आता है तो बसंत आने के लिए, बसंत के बारे में बताने के लिए कोयल बोल रही होगी। किसे पुकार रही होगी? अपने साथियों को, अपने बच्चों को कोयल पुकार रही होगी। कैसे पुकार रही होगी? तो कूक कर कोयल पुकार रही होगी। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। पवन किसका तन मन संवारती है? वह यह कैसे करती है? तो पवन जितने भी प्राणी हैं, पक्षी, प्राणी, पेड़ पौधे, तो इन सभी का तन मन संवारती है। वह यह कैसे करती है? तो यह जब ठंडी ठंडी बहती है तो सबको तरोताजगी महसूस कराती है। तो इस तरीके से यह सबका तन मन संवारती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, शब्दों के रूप। नीचे शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियाँ दी गई हैं। इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश, अपने शिक्षकों और साथियों की सहायता भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर पंक्तियाँ हैं, नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए। जगमग छटा निराली पग पर छह रही है। इन पंक्तियों में पग शब्द 2 बार आया है। इसका अर्थ है हर पग या हर कदम पर। शब्दों के ऐसे ही कुछ जोड़े नीचे दिए गए हैं, इनके अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर जोड़े हैं जैसे कि घर घर, यानी कि प्रत्येक घर, हर घर।
बाल बाल प्रत्येक बालक, हर बालक। सांस सांस जिसका अर्थ है प्रत्येक सांस, हर सांस। देश देश प्रत्येक देश, हर एक देश। पर्वत पर्वत प्रत्येक पर्वत, हर एक पर्वत। तो इस तरीके से आप इनका अर्थ लिखेंगे। अब यहाँ पर है वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी। कविता में भूमि शब्द में अलग अलग शब्द जोड़कर नए नए शब्द बनाए गए हैं। आप भी कुछ नए शब्द बनाइए और उनके अर्थ पता कीजिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिन्हें जोड़कर आप नए नए शब्द बनाएंगे। तो जैसे कि तप, देव, भारत, जन्म। तो तपोभूमि, देवभूमि, भारत भूमि, जन्मभूमि, कर्म भूमि, कर्तव्य भूमि। मरु, मरुभूमि, मल्य भूमि, मल्ल, मल्ल भूमि, मल्ल कहते हैं युद्ध करने को। यज्ञ भूमि, रंग भूमि, रणभूमि, सिद्ध भूमि आदि। तो इस तरीके से आप जो है इन शब्दों का प्रयोग करके इन्हें जोड़कर नए शब्द बनाएंगे। जैसे कि आप कर सकते हैं देवभूमि यानी कि देवों की भूमि, भारत भूमि, भारत की भूमि, तप भूमि यानी कि तपस्या की भूमि, जहाँ पर ऋषि मुनियों ने तपस्या की, ऐसी तप भूमि। जन्मभूमि, जहाँ पर जन्म लिया, वह जन्मभूमि। रंगभूमि, रंगभूमि यानी कि नाट्य भूमि। रणभूमि, रण कहते हैं युद्ध करने को यानी कि युद्ध की भूमि, रणभूमि। तो इस तरीके से जो बाकी है, जैसे कि सिद्ध भूमि जहाँ पर सिद्धि प्राप्त करते हैं यानी कि सिद्ध पुरुष हुए, ऐसी सिद्ध भूमि। रणभूमि जहाँ पर युद्ध हुए। यज्ञ भूमि जहाँ पर बहुत यज्ञ होते हैं, ऐसी यज्ञ भूमि। तो इस तरीके से आप नए नए शब्द जोड़कर यहाँ पर बनाएंगे। अब यहाँ पर है थोड़ा भिन्न थोड़ा समान यानी कि थोड़ा अलग थोड़ा एक सा। नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए। जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। दया और दिया में केवल एक मात्रा का अंतर है। दया और जो दिया है इसमें केवल एक मात्रा का अंतर है, लेकिन इस एक मात्रा के कारण शब्द का अर्थ पूरी तरह बदल गया है। आप भी अपने समूह में मिलकर ऐसे शब्दों की सूची बनाइए जिनमें केवल एक मात्रा का अंतर हो, जैसे कि घड़ा और घड़ी। तो दोनों में एक ही मात्रा का अंतर है, परंतु इन शब्दों का अर्थ बिल्कुल बदल गया है। तो जैसे कि अब आप अपने तरफ से बना सकते हैं, जैसे कि चांद चांदी, सोना सेना, कर कार, बल बाल, कल काल कल कली, माला माली, कला केला, कमल कोमल आदि। अब यहाँ पर है पाठ से आगे आपकी बात। इस कविता में भारत का सुंदर वर्णन किया गया है। आप भारत के किस स्थान पर रहते हैं, वह स्थान आपको कैसा लगता है, उस स्थान की विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पर आपको किसके बारे में बताना है, संकेत दिया गया है, वहाँ की प्रकृति, वहाँ का खान पान कैसा है, जलवायु, प्रसिद्ध स्थान आदि। तो जैसे कि आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि भारत के उत्तर भाग में रहता है, यानी कि मैं भारत के उत्तर भाग में रहता हूँ या रहती हूँ। यह स्थान मुझे बहुत अच्छा लगता है क्यों यहाँ की प्रकृति, गंगा और यमुना नदियाँ देखने को मिलती हैं। खान पान में छोले भटूरे, पराठे, कचौड़ी, लस्सी जैसे स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलते हैं। जलवायु कैसी है, गर्मियों में बहुत गर्म होती है और सर्दियों में ठंडा रहता है। यहाँ के प्रसिद्ध स्थान हैं ताजमहल, लाल किला, गोल्डन टेम्पल, श्री राम मंदिर अयोध्या में है जो कि, काशी विश्वनाथ मंदिर जो वाराणसी में है, हिल स्टेशन जैसे कि शिमला मनाली आदि जैसे प्रसिद्ध स्थान देखने को मिलते हैं। इसीलिए मुझे यह स्थान बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पर है अपने परिवार के किसी सदस्य या मित्र के बारे में लिखिए, उसकी कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं। तो आप किसी भी सदस्य के बारे में लिख सकते हैं या अपने किसी अच्छे दोस्त के बारे में। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि मेरे परिवार में मुझे मेरे पिताजी सबसे अच्छे लगते हैं, उनकी निम्नलिखित बातें मुझे अच्छी लगती हैं। वे सादा जीवन, उच्च विचार में विश्वास रखते हैं, प्रातः लंबी सैर पर जाते हैं ताकि स्वस्थ रहें, परिवार के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों का बहुत सम्मान करते हैं और हमें भी दूसरों का सम्मान करना सिखाते हैं, परिवार के प्रत्येक सदस्यों की आवश्यकता को पूरा करने का भरसक प्रयास करते हैं, किसी भी कार्य को करने से पूर्व पहले भली भांति विचार करते हैं, वे समाज सेवी हैं, अपने कार्यालय के कार्य के बाद समाज सेवी कार्य करते हैं। अब यहाँ पर है वंशी से। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता यानी कि पवित्र गीता। वंशी कहते हैं बांसुरी को, यह मुंह से फूंक कर बजाया जाने वाला एक वाद्य यानी बाजा है। नीचे फूंक कर बजाए जाने वाले कुछ वाद्यों के चित्र दिए गए हैं, उनके नाम शब्द जाल से खोजिए और सही चित्र के नीचे लिखिए। तो यहाँ पर जो है ये शब्द जाल है, इसमें से हमें नाम खोजने हैं और यहाँ पर चित्रों के नीचे लिखनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम नाम खोजेंगे।
तो पहला है यहाँ पर शहनाई, यहाँ पर देखेंगे फिर है बांसुरी, यहाँ पर देख सकते हैं बीन, सींगी, शंख, उसके बाद है अलगोजा, भंकोरा और यहाँ पर है नादस्वरम। तो इस तरीके से पहले आप वाद्यों के नाम यहाँ पर ढूंढेंगे और चित्र के नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये है अलगोजा, उसके बाद है बीन, बांसुरी, यहाँ लिख देंगे बांसुरी, उसके बाद है सींगी, शहनाई, नादस्वरम, भंकोरा और शंख। अब यहाँ पर नेक्स्ट है आज की पहेली। आज हम आपके लिए एक अनोखी पहेली लाए हैं। नीचे कुछ अक्षर दिए गए हैं, आप इन्हें मिलाकर कोई सार्थक शब्द बनाइए। अक्षरों को आगे पीछे किया जा सकता है, यानी उनका क्रम बदला जा सकता है। आप अपने मन से किसी भी अक्षर के साथ कोई भी मात्रा लगा सकते हैं। पहला शब्द हमने आपके लिए पहले ही बना दिया है, जैसे कि अक्षर है और यहाँ पर शब्द है स, मैं, है, गैर है, तो इसका सही क्या है, महासागर। अब आगे के आपको बनाने हैं, है, मैं, ये, ले, तो इसमें कौन सी मात्रा लगेगी, यानी कि ई की मात्रा लगाकर नया क्या बनेगा, हिमालय, ही, मैं, और उसके बाद आ की मात्रा होगी ले, ये, हिमालय। उसके बाद अंक की मात्रा लगाएंगे गंगा, भय, तैर है, यानी कि भय आ रहे थे भारत, आ की मात्रा लगाएंगे। उसके बाद है ले के ये, तो यहाँ पर ले के ये में ओ की मात्रा लगाकर कोयल हो जाएगा, वैन पे यानी कि पवन। अब यहाँ पर है झरोखे से। आप अपने विद्यालय में वंदे मातरम गाते होंगे, जो हमारा राष्ट्रगीत है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचा गया था, यानी कि लिखा गया था। यह गीत स्वतंत्रता की लड़ाई में लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। भारत में इसका स्थान जन गण मन के समान है। क्या आप इसका अर्थ जानते समझते हैं? आइए आज हम पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं, फिर समूह में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम इसके भावार्थ के साथ पढ़ेंगे इसे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, हे माता मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। सुजलाम सुफलाम, इसका अर्थ है तुम जल से भरी हुई हो, यानी कि हे धरती माता कि तुम जल से भरी हुई हो, फलों से परिपूर्ण हो। मलयज शीतलाम, तुम्हें मलय से आती हुई पवन शीतलता प्रदान करती हो। सस्य श्यामलाम मातरम, तुम अन्न के खेतों से परिपूर्ण वंदनीय माता हो। वंदे मातरम, हे माँ मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। शुभ्र ज्योतिष्णा पुलकित यामिनीम, जिसकी रमणीय रात्रि को चंद्रमा का प्रकाश शोभायमान करता है। फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीम, जो खिले हुए फूलों के पेड़ों से सुसज्जित है। सुहासिनीम सुमधुर भाषिनीम, सदैव हंसने वाली मधुर भाषा बोलने वाली। सुखदाम वरदाम मातरम, सुख देने वाली वरदान देने वाली माँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। अब यहाँ पर आपने मातृभूमि कविता को भी पढ़ा और वंदे मातरम को भी। अब कक्षा में चर्चा करनी है आपको और पता लगाना है कि इन दोनों में कौन कौन सी बातें एक जैसी हैं और कौन सी बातें कुछ अलग हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारी मातृभूमि कविता है और जो हमारा वंदे मातरम गीत है, उन दोनों में ही क्या समानताएं हैं। तो इसमें समानताएं हैं कि नदियों द्वारा जल से परिपूर्ण है। हमारी जो वंदे मातरम में हमारी जो माता है, वो हमारी जो धरती माता है, उस पर क्या है, जल है, यानी कि जल की बात की गई है। दोनों ही मातृभूमि और जो वंदे मातरम में है, नदियों द्वारा जल से परिपूर्ण है, फलों से परिपूर्ण है, शीतल मलय पवन का बहना, यानी कि इन तीनों ही बातों का जिक्र किया गया है दोनों में। अब इसमें असमानताएं क्या हैं? तो यहाँ पर मातृभूमि कविता में क्या असमानताएं हैं? हिमालय एवं सागर की चर्चा की गई है किसमें? मातृभूमि कविता में। धरती को मातृभूमि, जन्मभूमि, स्वर्णभूमि, पुण्यभूमि, धर्मभूमि, कर्मभूमि, युद्धभूमि, बुद्धभूमि आदि नामों से पुकारा गया है। बुद्ध, राम, सीता, कृष्ण का वर्णन किया गया है। झरने, पहाड़ियों, पक्षियों को दिखाया गया है। वंदे मातरम में क्या असमानताएं हैं? इसमें भारत माता को प्रणाम करने की बात कही गई, यानी कि प्रणाम किया गया है।
अन्न से परिपूर्ण खेत बताए गए हैं धरती माता के। चंद्रमा के शोभायमान प्रकाश की छटा का चित्रण किया गया है। खिले फूलों से सुसज्जित पेड़ों की शब्दों की चर्चा की गई है। सदा हंसने वाली, मधुर भाषा बोलने वाली, वरदान देने वाली भारत माँ को प्रणाम करना बताया गया है। तो ये इसमें क्या है, समानताएं हैं दोनों में और कुछ असमानताएं हैं। अब यहाँ पर है खोजबीन के लिए। नीचे पाठ से संबंधित कुछ रचनाएं दी गई हैं। इन्हें पुस्तक में दिए गए QR कोड की सहायता से पढ़ें, देखें व समझें। तो यहाँ पर रचनाएं हैं। स्वाधीनता की सरगम, वंदना के इन स्वरों में, ना हाथ एक अस्त्र हो, पुष्प की अभिलाषा, यह महिमामय अपना भारत। अब यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए एक कविता दी गई है, पुष्प की अभिलाषा। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सव पर है हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ देना वनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। यहाँ पर जो पुष्प है, फूल है, उसकी इच्छा का वर्णन किया गया है। तो पुष्प की इच्छा है कि मेरी इच्छा नहीं है कि मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, उसमें गड़ा जाऊं, और मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि जो प्रेमी हैं उनके लिए मैं माला में पिरोया जाऊं और बिंद प्यारी को ललचाऊं। ना ही मेरी ये इच्छा है कि मैं जो सम्राट हैं, बड़े राजा हैं, उनके शवों पर डाला जाऊं, और मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, कि मुझे देवों पर भगवान के आगे चढ़ाया जाए और मैं अपने भाग्य पर बहुत इतराऊं। मुझे तोड़ देना वनमाली। अब वो कहता है कि जो वन का माली है उससे कहता है कि मुझे कब तोड़ना, कि मुझे तोड़ना उस पथ में देना तुम फेंक, मुझे तोड़कर उस रास्ते पर फेंक देना जहाँ पर बहुत सारे वीर अपनी मातृभूमि के लिए शीश चढ़ाने, यानी कि अपने आप को कुर्बान करने के लिए जाते हैं, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जिस रास्ते से जाते हैं उन वीरों के रास्ते में मुझे तोड़कर फेंक देना। तो ये पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखी है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो ये था आपका चैप्टर मातृभूमि के क्वेश्चन आंसर। आपको समझ आ गए होंगे। तो यदि आपको कोई भी क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।